चलो, सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ साइकिल। जैसे आपको मैंने बताया था, मोनोसाइकिल, बाईसाइकिल और ट्राईसाइकिल। कंपटीशन अगर ईयर में 1 टाइम्स हो, ओनली फॉर 1 टाइम, देन क्या होगा? मोनोसाइकिल। मतलब हमें सिर्फ एक बार पीक परफॉर्मेंस लाना है, ओनली फॉर 1 टाइम, राइट। और बाईसाइकिल मतलब अगर कंपटीशन 2 बार है ईयर में, कंपटीशन 2 बार है तो क्या होगा? 2 बार प्रिपरेटरी फेज आएंगे, 2 बार कंपटीशन फेज आएंगे। और ट्राई साइकिल मतलब 3 बार। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी थी। अब इसमें क्या है, बाई साइकिल में क्या है, 2 बार प्रिपरेटरी फेज आ रहा है। आप सभी को पता है 2 बार प्रिपरेटरी फेज आ रहा है। तो जो पहले वाला प्रिपरेटरी फेज होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा या सेकेंड वाला होगा? यस, एनीवन? यस बताइए। फर्स्ट वाला ना? हाँ, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये वाला होगा लार्जर और ये होगा स्मॉल। यस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारा एक बेस डेवलप हो चुका है ना, तो ये डिफरेंस है। तो ये बाई साइकिल है, मतलब इसमें दो बार पिक कंपटीशन है। स्क्रीन दिख रही है आपको? मैंने स्क्रीन शेयर की? ओके। और ये क्या है? सेकेंड बार पिकिंग। तो ये बाई साइकिल है ना। अब अगर हम देखें तो फेजेस क्या है, देखो टोटल। सबसे पहले जनरल प्रिपरेटरी फेज, ये सबसे पहले क्या है? प्रिपरेटरी फेज है। यहाँ पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 के हिसाब से भी आपको कई बुक में देखने को मिलेगा, या किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा जनरल प्रिपरेटरी फेज और स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज। तो सबसे पहले जनरल प्रिपरेटरी फेज, फिर स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज, फिर प्री कॉम्पिटिशन फेज, फिर आएगा अनलोडिंग फेज, देन स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज। ये किसके लिए है? अगेन मेन कंपटीशन के लिए, अगर कंपटीशन 2 बार है ना, दूसरी बार। और ये क्या है? मेन कंपटीशन। फिर ट्रांजिशन फेज, राइट। तो ये आपको सीक्वेंस पता ही है, पीसीटी। अब जैसे आपको मैंने बताया बाईसाइकिल, बाईसाइकिल मतलब 2 बार प्रिपरेटरी फेज। तो ये क्या रहेगा? लॉन्गेस्ट रहेगा। सपोज ये क्या है? लॉन्गेस्ट है ना, हमारा 1 ईयर का है टोटल सपोज, तो उसमें ये क्या रहेगा? लॉन्गेस्ट रहेगा। फिर कंपटीशन 1, फिर यहाँ पे बीच में आफ्टर कंपटीशन 1 ट्रांजिशन फेज तो नहीं आएगा। प्रिपरेटरी फेज हो चुका है, कंपटीशन हो चुका है, फिर अगेन प्रिपरेटरी एंड कंपटीशन एंड ट्रांजिशन। तो ये एक बार कंपटीशन जो हमारा खत्म हुआ, इसको बिल्डिंग कंपटीशन भी बोल सकते हैं या माइनर कंपटीशन भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटीज कि ये कंपटीशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उस हिसाब से हम कंपटीशन को दे सकते हैं। जनरली ये वाला मेन कंपटीशन होगा, सेकेंड वाला। ठीक है, बट डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटीज, उसका इंपॉर्टेंस के हिसाब से, उसका लेवल के हिसाब से। तो ये वाले कंपटीशन के बाद में आएगा लिटिल बिट ऑफ अनलोडिंग फेज, 1 से 2 वीक का, 1 से 2 वीक का ओनली। समझ पा रहे हो? ये जो हमारा प्रिपरेटरी फेज था, 1 कंपटीशन 1 खत्म हुआ, तुरंत हम प्रिपरेटरी फेज 2 पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा अनलोडिंग फेज है। क्या है? छोटा सा अनलोडिंग फेज है ना। वो कितना होगा? 1 से 2 वीक होगा। उसके बाद में वापस प्रिपरेटरी फेज होगा, बट ये वाला प्रिपरेटरी फेज क्या होगा? छोटा होगा। ये वाला प्रिपरेटरी फेज छोटा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज। फिर ये वाला कंपटीशन फेज होगा, इसमें मेन पिक हम पिक परफॉर्मेंस के लिए टारगेट करेंगे। फिर उसके बाद में फाइनली ट्रांजिशन फेज। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको कि जब 1 ईयर में मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ये जो ट्रांजिशन फेज आपको जो बीच बीच में देखने को मिल रहा है, ये बहुत छोटा होगा। सबसे लास्ट वाला ट्रांजिशन फेज बड़ा होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉर्मली ये जो टेम्पररी ट्रांजिशन फेज है, ये वाले, इसको हम ट्रांजिशन फेज नहीं भी बोल सकते हैं, और ये है तो नॉर्मली अनलोडिंग फेज है।
लिटिल बिट ऑफ अनलोडिंग फेज, जो कि 1 से 2 वीक का है ना। और ये वाला ट्रांजिशन फेज जो सबसे लास्ट वाला ट्रांजिशन फेज होगा, ये सबसे बड़ा होगा, 4 to 5 वीक। ठीक है, क्लियर है आपको? इन अ केस ऑफ मल्टीपल कंपटीशन। अब देखो यहां पे हम कंपेयर करें, ठीक है, प्रिपेटरी हमारे पास अगर ईयर में 3 कंपटीशन है, 3 प्रिपेटरी फेज है ना। तो ये वाला कंपटीशन फेज थर्ड वाला सबसे लॉन्गेस्ट है, ट्रांजिशन फेज थर्ड वाला सबसे लॉन्गेस्ट रहेगा, प्रिपेटरी फेज 1 वाला सबसे लॉन्गेस्ट रहेगा। शॉर्टेस्ट प्रिपेटरी फेज कौन सा रहेगा? यस, 1 या 2 या 3rd, बताइए। शॉर्टेस्ट प्रिपेटरी फेज कौन सा रहेगा? हाँ देखो, ये 3rd वाला। क्लियर है ना? शॉर्टेस्ट प्रिपेटरी फेज 3rd वाला, लॉन्गेस्ट प्रिपेटरी फेज 1st वाला, लॉन्गेस्ट कंपटीशन 3rd वाला, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन 3rd वाला। गॉट इट? हाँ, वन और टू। हाँ, सेकंड और थर्ड लॉन्गर रखेंगे तो P1 की जगह, P1 की जगह ना, P1 की जगह हम पेपर P2 और P3 लॉन्गर रख रहे हैं। देखो P1 सबसे लॉन्गेस्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये हमारी फाउंडेशन है। यहाँ पे हम जनरल प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एंडोरेंस, स्पीड, ट्रेनिंग। और ये कब स्टार्ट होता है? लास्ट साइकिल के, हमारा जो ट्रांजिशन फेज खत्म हुआ, अगर आप पहले से ट्रेनिंग करते आ रहे हो, इफ़ यू आर नॉट बिगिनर, या बिगनर हो तब भी, और नहीं बिगनर हो तब भी, P1 सबसे लॉन्गेस्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये फाउंडेशन है, इसके बेसिस पे ही हम आगे की ट्रेनिंग करेंगे। ये हमारी कैपेसिटी बढ़ाएगी कि हम ज़्यादा लेवल की ट्रेनिंग कर सकें। इसमें अक्सर वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो हम क्या होता है, हमारा एंडोरेंस, हमारा लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ताकि हम आगे जाके इंटेंस वर्कआउट करें तो हम उसे झेल पाए। समझ पा रहे हो? द मोर द प्रिपेटरी फेज विल बी लॉन्गर, द मोर स्टेबल परफॉर्मेंस विल बी देयर। जैसे हमारा बिल्डिंग बनाते हैं तो जो फाउंडेशन है वो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उतना ही आगे की बिल्डिंग टिकेगी हमारी। तो हमारा प्रिपरेशन अगर इतना स्ट्रांग रहेगा सबसे पहला वाला, तो आने वाली जो फिटनेस की जो हम इंटेंस वर्कआउट करेंगे उसको बियर कर पाएंगे। इसलिए क्लियर है? नेक्स्ट है ट्राई साइकिल 3 कंपटीशन। जैसे आपको मैंने बताया, प्रिपेटरी वन फेस्ट आपको जैसे मैंने बताया सबसे लॉन्गेस्ट है ना, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहेगा प्रिपेटरी फेज में, एज यू नो। ये जनरली एडवांस एथलीट्स के लिए होता है। जो ट्राई साइकिल है वो बिगनर्स के लिए अवॉइड किया जाता है, बिगनर्स को रिकमेंडेड नहीं किया जाता है ट्राई साइकिल, एडवांस एथलीट के लिए रिकमेंडेड किया जाता है। ठीक है, बिगनर्स के लिए क्या रहेगा? मोनोसाइकिल। मोनोसाइकिल मतलब एक बार कंपटीशन, ईयर में सिंगल बार कंपटीशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मोनोसाइकिल सजेस्ट एज बेसिक एनुअल ट्रेनिंग मॉडल फॉर नोवाइस और जूनियर एथलीट्स। गॉट इट? एंड आल्सो फॉर गुड फॉर एंड्योरेंस एथलीट। तो मोनोसाइकिल मतलब एक बार कंपटीशन ईयर में, मेजर कंपटीशन सिर्फ एक बार, बार बार कंपटीशन नहीं करने 2-3 टाइम्स। मैं प्रैक्टिस मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस मैच हो सकते हैं कई बार, जैसे आप स्पेलिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, जैसे हम टूर्नामेंट खेलने आते हैं, वो मेजर कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ मेजर कंपटीशन ईयर में एक बार, उसको बोलेंगे मोनोसाइकिल। बाईसाइकिल और मल्टीपल साइकिल वो एडवांस एथलीट के लिए प्रीफर किया जाता है। क्लियर है आपको? तीनों टाइप का क्लियर है? मोनो, बाय, ट्राई या मल्टीपल। आगे बढ़े। नाउ अब हम देखेंगे प्रिपेटरी फेज, फिर कंपटीशन फेज, फिर ट्रांजिशन फेज, फिर देखेंगे टेपरिंग। कंपटीशन से पहले आपने टेपरिंग वर्ड सुना होगा, ठीक है, उसको कैसे करते हैं, और एंड्योरेंस एथलीट के टेपरिंग में क्या डिफरेंस है, स्प्रिंटर्स की टेपरिंग में क्या डिफरेंस है, टीम गेम की टेपरिंग में क्या डिफरेंस, तो थोड़ा सा रिलेट कर करते हुए
है ना। ये सारी चीज़ें तो हमने वैसे लास्ट क्लास में पढ़ ली है, बट वी आर गोइंग मोर स्पेसिफिक टुडे। नाउ फर्स्ट इज प्रिपेटरी फेज। एज यू ऑलरेडी नो, आई विल फोकस ऑन द थिंग्स which we not covered in the last class. फिजिकल एंड टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल बेस आप सभी को पता ही है। प्रिपेटरी फेज का इंपॉर्टेंट बेस डेवलप करता है, इट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेस। वॉल्यूम विल बी मोर वेरी लार्ज वॉल्यूम। ज़्यादा वॉल्यूम से क्या होगा, टॉलरेंस ट्रेनिंग के लिए हाई, जब आने वाली इंटेंसिटी वर्कआउट करोगे, आप इंटेंस वर्कआउट करोगे तो आपकी टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ेगी। समझ पा रहे हो? तो प्रिपेटरी फेज इज इंपॉर्टेंट सो डेट यू कैन जस्ट बियर द अपकमिंग वर्कआउट, झेल पाओ। ठीक है। अब प्रिपेटरी फेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जनरल प्रिपेटरी फेज अकॉर्डिंग टू दिस लिटरेचर एंड स्पेसिफिक प्रिपेटरी फेज। जनरल प्रिपेटरी फेज की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, इस नाम से ही पता चल रहा है ना आपको, जनरल। जनरल मतलब हम वर्किंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, फिजिकल एंड्योरेंस मतलब फिजिकल फिटनेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है। बेसिक एबिलिटीज, हाई लेवल ऑफ फिजिकल कंडीशनिंग, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी टू टॉलरेंस लोड, है ना। ये लार्जर होना चाहिए नॉइस एथलीट के लिए। हाँ, अब जो बिगनर है उसके लिए जनरल प्रिपेटरी फेज ज्यादा होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। और जो एलाइट एथलीट है उसको ज्यादा जनरल प्रिपेटरी फेज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, जनरल प्रिपेटरी फेज की अगर हम बात करें तो बिगनर के लिए क्या होगा, ये छोटा होगा, बड़ा होगा सॉरी। और जो ट्रेंड एथलीट है, जो कई सालों से तैयारी करते आ रहा है, उसका फिजिक ऑलरेडी डेवलप रहता है, तो उसको ज़्यादा जनरल प्रिपेटरी फेज पे काम करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर ट्रेंड एथलीट जनरल प्रिपेटरी फेज विल बी स्मॉलर एज कंपेयर टू बिगनर। प्राइमरी फैक्टर क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम पे ज़्यादा काम किया जाता है। इंटेंसिटी 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी एक्सीड टोटल लोड का 40% से ज़्यादा नहीं, शुड नॉट बी एक्सीड 40% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग इन द फेस सरफेस। वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कंपटीशन इस फेज में अवॉइड किए जाते हैं। ठीक है। Athletes will have high level of fatigue. Competition this phase can be negatively affect the इसमें कंपटीशन क्यों अवॉइड किया जाता है, क्योंकि हमारे ये साइकोलॉजी पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। कंपटीशन से हमारे में फटीक आ जाएगी, हाई वॉल्यूम के साथ में फटीक आती है, कंपटीशन के साथ में भी फटीक आएगी, इससे प्रिपरेशननेस कम हो जाएगी, है ना। तो एथलीट्स विल हैव हाई लेवल ऑफ फटीक, कंपटीशन इन दिस फेज कैन नेगेटिवली अफेक्ट द एथलीट साइकोलॉजिकल स्टेटस। तुरंत स्टार्टिंग में ही साइकोलॉजिकली मतलब क्या होता है, कंपटीशन में आना मतलब ऐसे ब्रेन का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना, मेंटली इमोशनल सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है कंपटीशन में एक ही दिन में, तो फटीक आ सकती है अर्ली फेज में। ठीक है। स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज, तो वो क्या था, जनरल प्रिपरेटरी फेज। स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज में क्या आएगा, इसमें जो भी हमने फिजिकल एबिलिटीज डेवलप की है उसको हम ट्रांसफर करेंगे स्पेसिफिक कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है। टू एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक प्रिपरेशन ऑफ कंपटीशन, जो भी हमने फिजिकल डेवलपमेंट किया है। ठीक है। इसमें भी हम वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, बट स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाएगा। जनरल प्रिपरेटरी फेज मतलब आपका एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, एबिलिटी सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हो। स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज में आपके स्पोर्ट्स से आने वाली काम वाली चीज़ों को डेवलप करोगे आप, जो डायरेक्टली आपके कंपटीशन से, जैसे एंड्योरेंस एथलीट हो तो एंड्योरेंस पे ही काम करोगे, ज़्यादा स्पीड पे काम नहीं करोगे, मतलब स्ट्रेंथ पे काम नहीं करोगे ज़्यादा। तो स्पेसिफिक टू द कंपटीशन हम वो वाले फिटनेस कंपोनेंट और वो वाली कैपेसिटी को डेवलप करेंगे। प्राइमरी एम्फेसिस ऑन अ स्पेसिफिक एक्सरसाइज रिलेटेड टू स्किल और टेक्निकल एलिमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, जो भी हमारे स्पोर्ट्स का स्किल्स और टेक्निकल एलिमेंट है उस पर काम करेंगे हम जंपर है तो हम जंपिंग पे काम करेंगे, प्लायोमेट्रिक पे काम करेंगे, एक्सप्लोजनिस्ट पे काम करेंगे,
कैसे हमारा जंपिंग का रेंज बढ़ाए, कैसे हम टेक ऑफ सही ले, हम कैसे लैंडिंग सही करें, इन चीज़ों पे काम किया जाएगा। हमने ट्रेनिंग कर ली, हमारे नी को सही कर लिया, हमने स्ट्रेंथ डेवलप कर ली, सब कुछ डेवलप कर ली प्रिपरेटरी फेज 1 में, जनरल में। अब हम करेंगे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डेवलप, प्रायोमेट्रिक ट्रेनिंग। अब हम करेंगे बहुत ज़्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग, कैसे हम मूवमेंट को परफेक्शन ला सके। तो ये क्या करेंगे हम, स्पेसिफिक स्किल्स और टेक्निकल एलिमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, किस जगह पे मेजर फोकस किया जाएगा, जनरल प्रिपरेटरी फेज में टेक्निकल एलिमेंट्स। और जो हमने डेवलप करी है जनरल प्रिपरेटरी फेज के टाइम पे, जो फिटनेस हमने डेवलप करी है उसको मेंटेन भी करके चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ख़त्म कर देंगे, जनरल प्रिपरेटरी फिटनेस को, प्रिपरेशन को भी मेंटेन करना है ना। अब इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम को हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे और इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इसके बाद में क्या आने वाला है, कंपटीशन। ठीक है, तो वॉल्यूम बिगन टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज एंड धीरे धीरे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे वॉल्यूम को कम करते जाएंगे। किस फेज की बात कर रहा हूं मैं, स्पेसिफिक प्रिपरेशन में क्या कर रहे हैं हम, वॉल्यूम को कम करते जा रहे हैं और इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। समझ पा रहे हो? यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? ठीक है। वॉल्यूम टू बिगन प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन स्पोर्ट्स, इंटेंसिटी इज इंपॉर्टेंट। जैसे जो स्पोर्ट्स है, जैसे सपोज आप स्प्रिंट की बात करें हम, तो स्प्रिंटिंग, जंपिंग, ट्रेनिंग वॉल्यूम को ज़्यादा डिक्रीज किया जा सकता है। ट्रेनिंग वॉल्यूम में भी लोवर्ड इज बाय 40% इन द लेटर पोर्शन ऑफ द स्पेस। जैसे जिसमें स्पीड का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोजन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के स्पोर्ट्स में हम ट्रेनिंग वॉल्यूम को ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, टीम गेम की बात करें तो फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेक्निकल एंड टैक्टिकल एलिमेंट, मेजर एम्फेसिस ऑन टेक्निकल एंड टेक्निकल एलिमेंट। ओके, टीम गेम में इन लेटर स्टेज ऑफ दिस परफॉर्मेंस। अब देखो हमारा क्या है, लेटर स्टेज में देखें, कंपटीशन कैन बी यूज टू इवैल्यूएट द टूल डेट कैन बी प्रोवाइड फीडबैक। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, स्पेसिफिक प्रिपरेशन के एंड में हम माइनर से कंपटीशन या मैच प्रैक्टिस मैचेस, ये सब चीज़ें रख सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए जानने के लिए कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम्स है। एम आई ऑडिबल टू ऑल? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस, हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक प्रिपरेशन, एट द लेटर स्टेज ऑफ दिस सरफेस, कंपटीशन कैन बी यूज टू इवेल्युएट द प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज। जनरल प्रिपरेटरी फेज, जनरल प्रिपरेशन, फिटनेस पे ध्यान दिया जाएगा, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, कंपटीशन बिल्कुल नहीं खेला जाएगा जनरल प्रिपरेटरी फेज में, कंपटीशन बिल्कुल नहीं, ओनली एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इन चीज़ों पे ज़्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होगी। नॉर्मल सी टेक्निकल ट्रेनिंग, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग हो सकती है सब फेज। अब नाउ सेकेंड फेज क्या था, स्पेसिफिक प्रिपरेशन। प्रिपरेटरी फेज में क्या करते हैं हम, टेक्निकल ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, कंपटीशन थोड़ा बहुत खेल सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस फेज इवैल्यूएशन के लिए। इंटेंसिटी को क्या करेंगे हम, बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे और वॉल्यूम को कम करते जाएंगे। स्टार्टिंग में क्या था, वॉल्यूम ज़्यादा था, इंटेंसिटी कम थी। स्पेसिफिक प्रिपरेशन में वॉल्यूम को कम करते जाएंगे और इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, टेक्निकल टैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्फेसिस होगी इस चीज फेज में। क्लियर है? तो ये आर यू गेटिंग द मेजर पॉइंट्स, डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक, दोनों में डिफरेंस क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट? जनरल और स्पेसिफिक में एनी डाउट? डिफरेंस पता है दोनों में? ठीक है,
मेजर एम्फेसिस दोनों में किस में किया जाता है और किसको इंक्रीज किया जाता है, किसको डिक्रीज किया जाता है, ये पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ एंटर टू द कंपटीशन फेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको पता ही है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपटीशन फेज में पीकिंग इस टाइम पे लाना है अपने को, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करना है। ठीक है, परफॉर्मेंस को हाईएस्ट लेवल पे जाना है, फटिक को हमें कम करना है। अचानक से कंपटीशन से पहले फटिक को हम कम ले जाए और हमारी प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाएं। उसमें हम मदद लेंगे टेपरिंग की। ठीक है, गेनिंग कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस, मेंटेनिंग स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस, टेक्निक को काम करे, टेक्निकल काम करे, ये सारी चीजें कंपटीशन फेज के पार्ट है। देखो अब जो भी हम करते हैं कंपटीशन फेज में, सीधी सी बात है टेक्निकल पे काम तो करते ही हैं टेक्निकल पे, पर हम इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हमारी फिटनेस कैपेसिटी है उसको हम पूरा ही लॉस कर दें। हमें स्टिल मेंटेन करके चलना है जनरल और स्पेसिफिक प्रिपरेशन को। प्रिपेटरी फेज के जो फिटनेस जो हमने डेवलप की है, जो हमने कैपेसिटी डेवलप की है, उसको मेंटेन करते हुए चलना है। हम पूरी तरीके से फिटनेस बन नहीं कर सकते। अगर हमारा कंपटीशन लंबा है, 10 डेज का 20 डेज का है, और हमने बिल्कुल भी फिटनेस वर्कआउट नहीं किया, तो हमारा फिटनेस लेवल डाउन चले जाएगा। आपने बहुत सारी टेक्निकल एबिलिटी डेवलप कर ली पर उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। तो देयर शुड बी मेंटेनेंस ऑफ द ऑल द फैक्टर्स डेट यू डेवलप्ड इन द प्रिपेटरी फेज। तो मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब हम इसमें बहुत ज़्यादा रनिंग तो करेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा वो तो करेंगे नहीं, वर्कआउट बेंच प्रेस लेके ट्रेनिंग कर रहे हैं, हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं फिजिकल वाला। इसमें हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करेंगे, स्किल बेस्ड कंडीशनिंग एक्सरसाइज करेंगे, स्मॉल साइडेड गेम्स खेलेंगे, टीम गेम। जैसे आप फुटबॉलर हो तो आप पूरा मैच खेलने की जगह या फिर रनिंग करने की जगह क्या करोगे, साइज छोटा करके गेम खेल सकते हो, ताकि आपकी स्किल्स भी मेंटेन रहे और आपका रनिंग का स्टेमिना भी, एंड्योरेंस भी मेंटेन रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा टाइम इस पर डेडिकेट कर सकते हैं। कैसे मेंटेन करें, दिस वे, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज, स्किल बेस्ड कंडीशनिंग एक्सरसाइज, स्मॉल साइडेड गेम्स इन अ टीम, लिटिल बिट ऑफ स्पेयरिंग इफ यू आर इन अ कॉम्बैट स्पोर्ट्स, लिटिल बिट ऑफ स्पेयरिंग, राइट। तो दिस इज द वे। तो 90% फिजिकल प्रिपरेशन होगी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। फिजिकल फिटनेस को हम बंद नहीं करेंगे, बट 90% ऑफ योर फिजिकल फिटनेस वर्कआउट विल बी बेस्ड ऑन योर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टोटली, और थ्रू स्पोर्ट्स और थ्रू कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस मैचेस, एंड 10% नॉन स्पेसिफिक इनडायरेक्ट एक्टिविटीज। ठीक है, आपको समझ में आया कैसे मेंटेन करना है हमें। एग्जीबिशन एंड एक्चुअल कंपटीशन इवेंट। अब जब जैसे जैसे कंपटीशन आएगा, ट्रेनिंग को अचानक से बढ़ाएंगे, वॉल्यूम को हम कम कर देंगे, है ना। फॉर स्पोर्ट्स, अब जिसमें स्पीड, पावर और मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए। अब देखो एंडोरेंस के लिए कैसे होगा, और स्पीड पावर जिसमें हमें इंटेंस ब्रस्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जैसे पावर लिफ्टिंग हो गया, स्प्रिंटिंग हो गया, जिसमें एक्सप्लोजनेस चाहिए, जंपिंग इवेंट हो गया। इंक्रीजिंग इंटेंसिटी कैन इंक्रीज ड्रामेटिकली एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑफ ट्रेनिंग इन प्रोग्रेसिव डिक्रीजेस। क्या बोल रहे हैं हम, इंटेंसिटी हमें ड्रामेटिकली इंक्रीज करना है उस गेम में जिसमें हमें इंटेंस चाहिए। इंटेंस जैसे 100 मीटर स्प्रिंट हो गया, जंपिंग इवेंट हो गए, इन सारे इवेंट में कम टाइम में जिसमें आप ज़्यादा एनर्जी पुट करते हो, वो वाले गेम्स में, पावर वाले में आप इंटेंसिटी को अचानक से बढ़ा दोगे और वॉल्यूम को आप कम कर दोगे धीरे धीरे। बट एंडोरेंस में, अब एंडोरेंस में तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना, 50 किलोमीटर रनिंग वाले हैं, तो इसमें तो अचानक से इंटेंसिटी बढ़ा के वॉल्यूम तो पूरा कम नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स में। तो क्या करेंगे इसमें हम, ट्रेनिंग वॉल्यूम कैन बी मेंटेन। सी द डिफरेंस, you cannot apply the same thing in every sports. In general
स्टडीज हमेशा बोल सकते हैं कि भाई ट्रेनिंग कंपटीशन आएगा तो वॉल्यूम कम कर देंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, बट स्पेसिफिक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक बात करें, ठीक है, कुछ कुछ और ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं जाते, स्पोर्ट्स टू इवेंट और भी स्पेसिफिक हो सकता है इसमें, वो तो एक कोचिंग का पार्ट हो जाएगा। तो ट्रेनिंग वॉल्यूम कैन बी मेंटेन और साइटली लोअर देन ए प्रिपरेटरी फेस। बाकी हमें पूरा एब्रेटली डाउन नहीं करना ट्रेनिंग वॉल्यूम को। एंडोरेंस टाइप के स्पोर्ट्स में 50 किलोमीटर रनिंग है तो अब इंटेंसिटी अचानक से बढ़ा के ट्रेनिंग वॉल्यूम पूरा तो कम नहीं कर सकते ना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द वॉल्यूम। स्पोर्ट्स ही वॉल्यूम का है, उसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, एंडोरेंस ही है ना स्पोर्ट्स। गॉट इट? When structuring the competition phases, it start with consider the following points. ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या क्या देखना है कंपटीशन से पहले कि पिकिंग कब आना चाहिए, कंपटीशन के बीच में टाइम इंटरवल कितना हो, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। नाउ कंपटीशन फेज, प्री कंपटीशन फेज और मेन कंपटीशन फेज, दो फेजेज है। कंपटीशन फेज को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्री कंपटीशन फेज में और मेन कंपटीशन फेज में। सी द डिफरेंस बिटवीन मेन कंपटीशन प्री कंपटीशन फेज, क्या करेंगे क्या नहीं। जनरली कंटेन अनऑफिशियल कंपटीशंस, एग्जीबिशन गेम्स, प्रैक्टिस मैचेस, स्पेरिंग्स, सर्व एज ए ट्रेनिंग टूल, participate as a mean of preparing for later event, right? It allows objective feedback about the athlete's training level, preparedness. This competition allow for the evaluation of technical, tactical and physical skills under the competition condition. अब ये क्या बोल रहा है, सीधी सी बात है, प्री कंपटीशन मतलब नाम से पता चल रहा है जस्ट बिफोर कंपटीशन। इन दिस फेज यू कैन जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस मैच और एग्जीबिशन मैच. It helps us to evaluate the performance. It helps to know the preparedness, whether you are prepared or not. आपको अचानक से पता चला यार कि ये मेजर मिस्टेक है जिसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस एब्रेटली डिक्रीज हो रहा है। सपोज आप जेवलिंग फेंक रहे हो और जेवलिंग में आपने सारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रही है, बट आपका थोड़ा सा एंगल में प्रॉब्लम आ रही है, एंगल ऑफ रिलीज में दिक्कत आ रही है, तो एक छोटे से चेंज की वजह से आपका परफॉर्मेंस पूरा बिगड़ सकता है। तो प्री कॉम्पिटिशन फेज में आप क्या कर सकते हो, आपको आपकी कमियां पता चल जाएगी तो उसको आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस मैच और एग्जीबिशन कंपटीशन। नाउ एंटर टू द मेन कंपटीशन। आप सीधे से पता ही आपको मेन कंपटीशन मतलब डायरेक्ट मैक्सिमम प्रिपरेशन, ठीक है, सेंटर ऑन स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मेथड एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, मतलब जो मेन कंपटीशन आप खेल रहे हो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक चीज़ें होना चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए, मोटिवेशन सब कुछ चाहिए इसमें, है ना। टेक्टिकल ट्रेनिंग काफ़ी चाहिए, टेक्टिकल थ्योरेटिकल और बहुत प्रैक्टिस में, प्लानिंग भी चाहिए टेक्टिकल वाली। फॉर स्पोर्ट्स, अब इसमें देखिए हम फॉर स्पोर्ट जिसमें टेक्टिकल मास्टरी चाहिए, स्पीड चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, ट्रेनिंग वॉल्यूम रिड्यूसेस 50 to 70% ऑफ प्रिपरेटरी फेज। आपका जो प्रिपरेटरी फेज था, मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम को कम करना है पर कितना, हम बात कर रहे वॉल्यूम कम कर दो कम कर दो कर दो कर दो, पर कम की डेफिनेशन क्या है, 50 to 70% ऑफ प्रिपरेटरी फेज, इतना वॉल्यूम कम करना है। कितना कम करना है, 50 to 70% ऑफ प्रिपरेटरी फेज। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप 100 मिनट रनिंग कर रहे थे, सपोज वॉल्यूम 100 मिनट था, समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप कितनी करोगे, 50 से 30 मिनट, 30 से 50 मिनट ओनली, 30 मिनट लगभग समझ लीजिए। पहले आप 100 मीटर रनिंग कर रहे थे, 100 मीटर मिनट। फॉर स्पोर्ट्स लाइक एंडोरेंस, वॉल्यूम में स्टिल कीप हाई, वॉल्यूम डिक्रीजिंग not too much abruptly, intensity gradually increases with highest level। देखो वॉल्यूम कम कर सकते हैं पर इतना जरूरी नहीं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम करे इसमें, है ना। ये दोनों का यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ नीचे। इंटेंसिटी तो बढ़ाना ही है ऑब्वियसली, क्योंकि स्पीड उससे ही आएगी, इंटेंसिटी तो बढ़ाना कंपलसरी है, बट यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा कम करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग सेशन विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी शुड नॉट ऑकर मोर देन
2 to 3 टाइम्स पर वीक। जो भी इंटेंस वर्कआउट है वो 2 से 3 टाइम्स पर वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें, नॉट इंटेंस, मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें ज़्यादा नहीं देना है इन लास्ट 8 to 10 days। अब देखो अनलोडिंग कब करना है, क्या है याद रखना, ये टाइम याद रखना, 8 to 14 days प्रायर टू कॉम्पिटिशन टेपरिंग और अनलोडिंग पीरियड शुड बी यूज्ड। टेपरिंग मतलब हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग लोड को कम कर देते हैं बहुत, जिससे क्या हो सके, हमारी रिकवरी हो सके। टेपरिंग का मतलब जनरल लैंग्वेज में देखें तो मतलब अनलोडिंग फेज। हमने टेपरिंग से पहले बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर ली, कंसंट्रेटेड ट्रेनिंग कर ली, आवर रीचिंग कर ली, टोटल ट्रेनिंग को, टोटल लोड को बढ़ा के, पर वैसे ही हम कंपटीशन में उतर गए तो हम फटीग को कैरी कर रहे हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा क्या? यस, क्या हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा? ये क्या किया हमने, सपोज स्क्रीन पे देखो, लेट मी ड्रॉ, ये हमने क्या किया, हाई लेवल का जो हमारा चल रहा है कंपटीशन से पहले ओवर रीचिंग कर लिया हमने। एक मिनट, ओवर रीचिंग को मैंने आपको बताया था, पहले ही बता दिया था, ओवर रीचिंग फर्स्ट क्लास में, याद है क्या होता है ओवर रीचिंग? ओवर रीचिंग, ओवर ट्रेनिंग, इनमें डिफरेंस। तो आप जो नॉर्मल ट्रेनिंग से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में करो, बट वो ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम में ना जाए। इतना ट्रेनिंग का वॉल्यूम बढ़ाओ, आपका ये ट्रेनिंग सपोज बेसलाइन है, इतना बढ़ाओ कि वो ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम में ना जाए, वो नेगेटिवली इफेक्ट ना करे। तो इतना इनफ कंपटीशन लोड को बढ़ाना, सॉरी लोड को बढ़ाना, उसको बोलते हैं ओवर रीचिंग। आपकी कैपेसिटी ज्यादा, बट इतना नहीं, इतना ऑप्टिमम हो कि वो ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम में ना जाए, उससे कोई नेगेटिव परफॉर्मेंस में इंपैक्ट ना हो। डेट इज ओवर रीचिंग, इंक्रीजिंग योर टोटल वॉल्यूम लोड। हमने यहाँ पे ओवर रीचिंग कर ली और ऐसे कंपटीशन में इंटर कर देंगे तो क्या परफॉर्मेंस आएगा? नहीं। उसके पहले क्या करेंगे हम, टेपरिंग, फटीग को क्या करेंगे, कम, अचानक से लो लोड फेस, अनलोडिंग फेस बोल सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं टेपरिंग बिफोर द कंपटीशन। अब यहाँ पे फटीग कम हो जाएगी तो यहाँ पे हमें सुपर कंपेंसेशन देखने को मिल सकता है। समझ पा रहे हो? तो ये क्या है, टेपरिंग है। ठीक है, तो टेपरिंग कितने दिन पहले होना चाहिए? यस, बताइए, व्हाट इज द पीरियड ऑफ टेपरिंग? हाउ मेनी डेज बिफोर कंपटीशन? 8 to 8 to when you start tapering? 8 to 14 days। हाँ, 8 से 14 दिन पहले। ठीक है, ये रेंज है 8 से 14 दिन पहले, एज पर द लिटरेचर बिफोर 8 to। अब इट में डिपेंड ऑन स्पोर्ट टू स्पोर्ट्स एंड दिस लेवल और सब कुछ थोड़ा बहुत वेरी, ये रेंज है अपनी, इट्स नॉट एग्जैक्ट। 8 to 14 days, 10 days 12 days, सब में प्रीफर, स्पोर्ट्स डिपेंड करता है, एग्जाम के हिसाब से 8 to 14 days। ओके, अनलोडिंग और टेपरिंग फेस, सब फेस, अनलोडिंग और टेपरिंग सब फेस। अभी जैसे हमने बताया क्या होता है, ये एथलीट को प्रिपेयर करने के लिए, सुपर कंपेंसेशन इनिशिएट करने के लिए, फटीग को कम करेंगे तभी तो सुपर कंपेंसेशन आएगा कंपटीशन फेज में, राइट? पिकिंग इज अचीव्ड बाय मैनिपुलेटिंग बोथ वॉल्यूम एंड लोड टू रिड्यूस द फटीग। तो यही है, इसमें क्या करते हैं हम, फटीग को कम करते हैं, इसमें इंटेंसिटी कम कर देते हैं और वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं फॉर एंडोरेंस। अब देखो, ये हम बात कर रहे हैं एंडोरेंस के लिए, आपको मैंने टेपरिंग का मतलब बता दिया, ये बॉक्स के अंदर जो आपको डेटा दिख रहा है दिस इज फॉर स्पेसिफिकली फॉर एंडोरेंस। एंडोरेंस के अंदर पिकिंग में, टेपरिंग में वॉल्यूम को इतना कम नहीं करेंगे, वॉल्यूम को मेंटेन करके रखेंगे, इंटेंसिटी को कम कर देंगे। ठीक है, इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं, एक मिनट। ड्यूरिंग द फर्स्ट माइक्रो साइकिल ऑफ अनलोडिंग, नंबर ऑफ डेज ऑफ ट्रेनिंग सेशन, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रेनिंग। देखो एंट्रेंस के लिए क्या करेंगे, ड्यूरिंग द फर्स्ट माइक्रो साइकिल ऑफ अनलोडिंग, सपोज 2 माइक्रो साइकिल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज हम
14 डेज का टेपरिंग कर रहे हैं, तो 2 माइक्रोसाइकिल हो गए 7 डेज के। मैं ये बोल नहीं रहा कि माइक्रोसाइकिल 7 डेज का ही होता है, 8 to 10 डेज का भी हो सकता है, बट सपोज फॉर वी यूज्ड 7 डेज। तो ड्यूरिंग फर्स्ट माइक्रोसाइकिल स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ट्रेनिंग सेशन को कम करेंगे। आप 7 डेज में 12 बार ट्रेनिंग कर लेते हैं, मॉर्निंग इवनिंग। आपके ट्रेनिंग सेशन पर वीक 12 टाइम्स थे, उसको हम कम कर देंगे, डिक्रीजिंग ट्रेनिंग सेशन। मॉड्यूलेटिंग इंटेंसिटी टू बिगन रिकवरी प्रोसेस, इंटेंसिटी को कम करेंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कम करेंगे, वॉल्यूम को कम करेंगे धीरे से, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कम कर देंगे बिल्कुल, है ना। फर्दर रिडक्शन इन वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी में बी प्लान ड्यूरिंग सेकेंड माइक्रोसाइकिल ऑफ अनलोडिंग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो दो पार्ट में इसको हमने डिवाइड करा, पहला वीक सेकंड दूसरा वीक। अनलोडिंग का 2 वीक है हमारा। फर्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी को कम करेंगे, वॉल्यूम को मेंटेन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कम करेंगे, फ्रीक्वेंसी को भी कम कर देंगे, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस कम कर देंगे सबसे पहले तो। फिर सेकेंड वीक में हम दोनों वॉल्यूम और इंटेंसिटी को कम कर देंगे। बस ये हो गया हमारा एंड्योरेंस के लिए। अप्रोच, अब पावर एथलीट, स्पीड एथलीट, टेक्निकल एथलीट, इनके लिए क्या किया जाए, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेसिफिकली यहाँ पे दिया है, देखो वॉल्यूम को इतने % रिड्यूस करना है। ऊपर वाले में आपको देखने को मिला होगा यहाँ पे मेंटेन लिखा हुआ रहता है आपको कई जगह पे, इंटेंसिटी पे ज़्यादा कम करने पे फोकस किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, सॉरी वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, ऊपर एंड्योरेंस पे मेंटेन करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। बट यहाँ पे कंपेरेटिवली देखें, स्पोर्ट्स कंपेरेटिवली देखें, वॉल्यूम तो दोनों में कम होगा, बट कंपेरेटिवली वॉल्यूम स्पीड, पावर एथलीट, टेक्निकल स्पोर्ट्स में वॉल्यूम को हम 40 to 50% कम कर देंगे फर्स्ट वीक में। साथ ही साथ इंटेंसिटी सेवरल शॉर्ट्स बट हाई इंटेंस सेशन टू मेंटेन एडिटेशन। हाँ, अब इसमें एक डिफरेंस अपने को देखने को मिला एज कंपेयर टू एंड्योरेंस एथलीट। यहाँ पे शॉर्ट ब्रस्ट इवेंट कर सकते हैं, इंटेंस शॉर्ट स्प्रिंट, ताकि एडेप्टेशन को मेंटेन कर सकें। जैसे आप 100 मीटर हो, आपने 60 मीटर की स्प्रिंट लगा ली, ऐसे आपने कुछ स्प्रिंट लगा रहे हो बस नॉर्मल सी, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटी स्प्रिंट लगा रही, ताकि आपका जो ट्रेनिंग एडेप्टेशन है उसको मेंटेन करके चलो, समझ रहे हो। तो ये एडिशनल अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वॉल्यूम को हमने तो कम कर दिया, बाकी इंटेंसिटी सेशन को आप शॉर्ट कर सकते हो, लॉन्गर की जगह आप शॉर्ट कर सकते हो, बट इंटेंसिटी आपको मेंटेन करना है ताकि आपका जो कैरी हो कर सके फिटनेस लेवल। बाकी चीज़ें आपको कम करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम कर देना है, वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी कम कर देना चाहिए, है ना। वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी को कम करें, बाकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा मॉडरेट रखें। डोंट कंप्लीटली रिमूव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सी रेड इसमें लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जाता है, बिकॉज पावर एंड स्पीड डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ। ये आप समझ लीजिए 100 मीटर की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे, बाकी आप थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई इंटेंस वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कर सकते हो, स्टिल 10 days 12 days बिफोर कॉम्पिटिशन। ठीक है, वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, बहुत कम करना है, बाकी इंटेंस करना है, क्योंकि स्पीड में और पावर गेम में स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रेंथ को मेंटेन करके चलना जरूरी है। कंप्लीटली आप बंद नहीं कर सकते स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, तो 15 दिन पहले कंपटीशन के 10 दिन पहले, ठीक है। सेकेंड माइक्रोसाइकिल में देखिए हम इसकी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी को कुछ डाउट? ये आपको याद रखने वाली चीज़ नहीं है, आपको आप थोड़ा सा रिलेट कर सके, देख सकते हो, सोच सकते हो। आपको बेसिक फीचर्स पता है स्प्रिंटिंग के, एंड्योरेंस ट्रेनिंग के, तो आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके दे पढ़ो,
समझो, जनरल चीज़ें, जनरल प्रिंसिपल सही है, कोई बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें नहीं है, जनरल से प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइन प्रिंसिपल्स की तरह ही है, राइट। तो आप ये याद रखो कि क्या बढ़ना चाहिए, क्या कम होना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचो, तो आपको इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यू कैन जस्ट मेक अटेम्प्ट, राइट अटेम्प्ट ऑन एग्जाम। गॉट इट। सेकेंड फेज में विच इज कंपटीशन ओकर, कंटिन्यू टू रिड्यूस वॉल्यूम इंटेंसिटी, ओनली वन पीक ओकर ड्यूरिंग द अर्ली पोर्शन ऑफ दिस माइक्रोसाइकिल ऑब्जेक्टिव। चलो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर टीम स्पोर्ट्स, अब टीम स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आता है, हमने देख लिया वो वाला एंड्रेंस वाला, स्प्रिंटिंग वाला, अब सपोज टीम स्पोर्ट्स हो तो क्या किया जाए, कंपटीशन का प्रिपरेशन, वेयर बोथ वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। देखो, हमने एक टाइप का स्पोर्ट्स देखा जिसमें वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस है, दूसरा टाइप का स्पोर्ट्स देखा जिसमें इंटेंसिटी का इंपॉर्टेंस है। अब स्पोर्ट्स जो टीम स्पोर्ट्स है उसमें तो दोनों का इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम कम करें या इंटेंसिटी कम करें, तो that is interesting to know. Let's see. In a first microcycle unloading phase, अगर हम इसको 2 माइक्रोसाइकिल में डिवाइड करते हैं पूरे टेपरिंग को, 14 दिन है, 7-7 दिन आपने क्या किया, स्टार्टिंग के 7 दिनों में अनलोडिंग कैसे किया, वॉल्यूम को कम किया, प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन इंटेंसिटी अक्रॉस अ माइक्रोसाइकिल while having a 2 intense training session 50 to 60%, समझ रहे हो, वॉल्यूम को कम किया, बट अब 2 इंटेंस ट्रेनिंग सेशन ले सकते हो, ले सकते हो नहीं, लेना चाहिए, प्रीफर किया गया है 50 to 60% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी पे, डेट इज नॉट टू मच हाई इंटेंसिटी। ड्यूरिंग सेकेंड फेज क्या है फर्स्ट फेज में, नाउ ड्यूरिंग सेकेंड फेज कंटिन्यू टू रिडक्शन इन वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी। वॉल्यूम ज्यादा कम होगा पर इंटेंसिटी में ज्यादा कमी नहीं देखने को मिलेगी। वॉल्यूम ज्यादा कम होगा, हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, याद सोचो क्या कर रहे हैं, हम अभी टीम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, और टीम स्पोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि सेकेंड वीक में कैसे हम टेपरिंग करें। वी आर जस्ट, अभी हमने क्या देखा, एंड्योरेंस एथलीट का देखा, स्प्रिंटिंग का देखा, हम देख रहे हैं टीम स्पोर्ट्स में कंपटीशन से 10-15 दिन पहले क्या किया जाए। तो पहले स्टार्टिंग के जो 7 दिन होते हैं, सपोज लास्ट के 15 डेज में से स्टार्टिंग के जो 7 दिन होते हैं, आपने उसको वॉल्यूम को कम करना है और 2 सेशन लेना है इंटेंस वर्कआउट के एट इंटेंसिटी ऑफ 50 to 60%। सेकेंड, वॉल्यूम और इंटेंसिटी को तो कम करेंगे बट वॉल्यूम को ज्यादा कम करेंगे, इंटेंसिटी में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, इंटेंसिटी विल बी लेस बट नॉट टू मच लेस। अब इसमें भी आपको सेम चीजें देखने को मिलेगी, 2 पीक माइक्रोसाइकिल, फर्स्ट पीक, अब इसमें क्या है, 2 पीक माइक्रोसाइकिल, फर्स्ट पीक एट हायर इंटेंसिटी एंड सेकेंड पीक। 1 मिनट, सेकेंड 2 days बिफोर प्रायर टू कॉम्पिटिशन अंडरगो शॉर्ट ट्रेनिंग सेशन ऑफ लो टू वेरी लो इंटेंसिटी। व्हाट इट, क्लियर है। तो क्या देखने को मिला तीनों में डिफरेंस, कंपटीशन से पहले टीम गेम में, एंड्योरेंस एथलीट में, शॉर्ट इंटेंस वर्कआउट में, टेक्टिकल वर्कआउट, कॉन्फिडेंस, रिलैक्सेशन, साइकोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें भी बढ़ानी है 3 से 7 दिन पहले, ठीक है। ये स्पेसिफिक प्रिपरेशन फेज है, प्रिपेटरी फेज है, स्पेसिफिक प्रिपरेशन जो कंपटीशन से जस्ट पहले वाला है, प्रिपेयर्डनेस वाला। इसमें साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, कंपटीशन के बारे में इंफॉर्मेशन, अपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजी बनाना, टैक्टिक्स बनाना, ये सारी चीज़ें 3 से 7 दिन पहले याद रखना था। डेट कब स्टार्ट करोगे, 3 से 7 दिन पहले। साइकोलॉजिकल, रिलैक्सेशन, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें टाइम याद रखोगे, नोट डेट, 3 to 7 days। नाउ ट्रांजिशन फेज, अब ये ट्रांजिशन फेज का इस्तेमाल क्या है, लिंक करता है
एक मैक्रो साइकिल को दूसरे मैक्रो साइकिल से लिंक करता है, पहला साल को दूसरे साल से लिंक करता है, ठीक है। ट्रांजिशन फेज में अगर हमने ज़्यादा, आपको मैंने बता दिया, अगर हमने बहुत ज़्यादा टाइम तक ट्रांजिशन फेज किया तो क्या होगा, आपने जो बिल्डअप किया है कंपटीशन के टाइम, प्रिपरेटरी फेज के टाइम पे, कंपटीशन के टाइम पे जो फिटनेस डेवलप की है वो वापस गायब हो जाएगी, वापस लॉस्ट होगी, आपको शुरू से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ट्रांजिशन फेज शुड नॉट बी टू मच लॉन्ग। इसमें रिलैक्सेशन, साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन सबसे, ट्रेनिंग वॉल्यूम शुड बी लो, वेरी लो। It cannot be more than 6 week. Point to be noted. It cannot be more than 6 week. It may vary to 4 to 6 week, 3 to 6 weeks, but cannot be more than 6 weeks. Point to be remember. If it is goes more than 6 week, innovation will be over. Involution will be occur. Decrement in performance will be over. Your base performance will be goes down. Instead of graph increasing to the positive side, it will give towards the negative side, goes more towards the negative side, okay, और ज़्यादा नेगेटिव साइड में चले जाएगा, ज़्यादा अगर लंबा लिस्ट लेंगे तो। इफ कंप्लीट रेस्ट विथ नो फिजिकल ट्रेनिंग, सिंपल सी लैंग्वेज में बोले डी ट्रेनिंग हो जाएगी, और क्या है, इतना घुमा फिरा क्या बात करें, डी ट्रेनिंग होती है। डी ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो एंड्योरेंस और स्प्रिंट की बात करें तो एंड्योरेंस जल्दी से कम होता है, स्प्रिंट परफॉर्मेंस की जगह एंड्योरेंस परफॉर्मेंस जल्दी से कम होता है, एंड्योरेंस कैपेसिटी। ऐसे इन्फ्लुएंस ऑफ डी ट्रेनिंग, स्प्रिंट पे जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मतलब लेट इन्फ्लुएंस होगा, एंड्योरेंस में बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है ड्यू टू डी ट्रेनिंग। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन सब कुछ लॉस कर दोगे आप डी ट्रेनिंग में। एड्रप्ट सीसेशन ऑफ ट्रेनिंग बाय हाईली ट्रेंड एथलीट्स क्रिएट फिनोमिना नॉन एज डी ट्रेनिंग सिंड्रोम। अगर आपने अचानक से ट्रेनिंग्स बंद कर दी सब कुछ, डी ट्रेनिंग, रिलैक्सेशन सिंड्रोम, एक्सरसाइज एब्सेंटीज डिपेंडेंसी सिंड्रोम, मतलब आप क्या कर पाओगे, आपने अगर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग बंद कर दी तो आपके अंदर इनर्शिया डेवलप हो जाएगा, आपको वापस ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका पढ़ाई में फ्लो बना हुआ है, रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक दिन की छुट्टी मारी कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन से वापस पढ़ने लग जाओगे। आपने 1 महीने तक कॉपी को हाथ ही नहीं लगाया, 10-15 दिन तक कॉपी को हाथ ही नहीं लगाया, 20-15 दिन को, 2 महीने तक कॉपी को पढ़ ही नहीं रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लो में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे ट्रेनिंग में भी, इसलिए एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए, जितना भी टाइम मिल ले, 20 मिनट के लिए कॉपी जरूर उठा लो। अगर कुछ चल रहा है, टूर्नामेंट वगैरह कुछ भी चल रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो 24 आवर में से आपको 20 मिनट तो मिल ही जाएंगे, इतना बिजी तो कोई नहीं होता है, ठीक है, ताकि फ्लो बना रहे और कुछ नहीं। बाय हाईली ट्रेंड एथलीट, ठीक है, जो सिंड्रोम है, सिम्टम्स में रिवाइज्ड रिज्यूम शॉर्ट टाइम, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है क्या, लेट मी सी। देखो, हाईली ट्रेंड एथलीट विल एक्सपीरियंस ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्लाइन इन बोथ साइकोलॉजिकल एंड परफॉर्मेंस कैपेसिटी। इफ आई आस्क, डी ट्रेनिंग का इन्फ्लुएंस किस पर ज्यादा होगा, ट्रेंड या अनट्रेंड पे, तो आपका आंसर क्या होगा, हाईली ट्रेंड एथलीट पे डी ट्रेनिंग का ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि उनका जो पैरामीटर्स है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटीज है वो ज़्यादा है, वो उसमें चेंजेस आने की स्कोप, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, स्टैटिस्टिक के हिसाब से भी देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू में भी देखें, हाईली ट्रेंड में डी ट्रेनिंग का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। गॉट इट। नाउ पिकिंग फॉर परफॉर्मेंस, जैसे अभी हमने बात की थी, तो टेपरिंग के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। समझ पा रहे हो सारे, किसी को कुछ डाउट? यस, मतलब जनरल चीजें, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कुछ कुछ चीजें आप रिलेट करके मार्क कर पाओगे। यस, किसी को कुछ डाउट अप टू ईयर? चलो आगे बढ़ते हैं। टेपर,
रिडक्शन इन वर्कलोड प्रायर टू कंपटीशन। क्या होता है टेपरिंग का मतलब? कंपटीशन से पहले वर्कलोड को कम कर देना, ताकि हम साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को कम कर सके, फटीग को कम कर सकते हैं और हमारी परफॉर्मेंस प्रिपेयर्डनेस को बढ़ा सके। इसका एम क्या है? ऑप्टिमाइज द एथलीट्स परफॉर्मेंस एट स्पेसिफिक टाइम। अब देखो, हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, टेपरिंग का मतलब इतना नहीं है कि सिर्फ अनलोडिंग कर लो। टेपरिंग में अनलोडिंग ऐसे करो ताकि पीक परफॉर्मेंस हमारा एक स्पेसिफिक टाइम पे ही आए। आपने बहुत जल्दी टेपरिंग स्टार्ट कर दी तो आपका तो डी ट्रेनिंग में चले जाओगे। बात समझ में आ रहा है? कंपटीशन आपका 30 तारीख को है, आपने टेपरिंग स्टार्ट कर दी मंथ की स्टार्टिंग में ही, तो डी ट्रेनिंग हो जाएगा। अगर आपने बहुत जल्द लेट स्टार्ट करी टेपरिंग तो क्या होगा? जो पीक परफॉर्मेंस वो लेट आ सकता है। तो टेपरिंग एक सिंपल सी चीज नहीं है कि भाई हमने बोल दिया टेपरिंग मतलब अनलोडिंग ले लो। इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन डेट, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ कॉम्पिटिशन, कितने लंबे टाइम तक चलेगा, तो उसके हिसाब से टेपरिंग को किया जाता है। ठीक है, सिस्टमेटिकली होता है, ऐसे नॉर्मली अनलोडिंग नहीं होना, मतलब थकान को दूर नहीं करना, स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से कि भाई ये टाइम पे स्टार्ट करेंगे तब जाके हमारा 10 तारीख को हमारा पीक परफॉर्मेंस आ सकता है, अगर हम 25 तारीख को टेपरिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ है। अलाउ रिकवरी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, सिस्टमेटिक रिडक्शन इन ट्रेनिंग लोड टू रिड्यूस द कम्युलेटिव फटिग। कम्युलेटिव फटिग मतलब क्या होता है? लंबे टाइम तक आप ट्रेनिंग करते आ रहे हो तो एक इकट्ठे हो गए, फटिग आपकी इकट्ठी हो गई, आपने कोई लंबा सा ब्रेक नहीं लिया, तो जो कैरी ऑन आके फटिग जो कैरी ऑन हो रही है, स्टार्टिंग से फटिग जो कैरी ऑन करते आ रहे हो आप, क्योंकि आपने कोई लंबा ब्रेक तो लिया नहीं है, सिर्फ संडे को छुट्टी ली है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी फटिग, उसको दूर करने के लिए। एज फटिग इंक्रीजेस एथलीट रियलाइज सफिशिएंट पॉजिटिव साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन। माइंड से भी मेंटली भी हम फ्रेश रहेंगे, थोड़ा सा प्रिपरेशन बढ़ जाएगी हमारी, ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ जाएगा, सब कुछ प्रिपेयर हो जाएंगे हम। ठीक है, टायर्डनेस नहीं रहेगी, मसल्स में एक्स्ट्रा स्टिफनेस, मतलब खुद को रिफ्रेश करना थोड़ा सा। प्रिपेयर्डनेस दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेवल ऑफ फिटनेस के ऊपर और फटिग के ऊपर, दो चीज़ें डिपेंड करती है। ऑप्टिमम प्रिपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? फिटनेस अच्छी हो पर फटिग कम हो। क्या बात कर रहा हूं मैं? प्रिपेयर्डनेस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फिटनेस के ऊपर और फटिग के ऊपर, दोनों एफ के ऊपर। फिटनेस मोर, फटिग लेस। जब हम ट्रेनिंग लोड बढ़ाते हैं, जनरली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं प्रिपेटरी और कंपटीशन फेज में, प्रिपेटरी फेज के बिफोर कंपटीशन के लिए या ओवर रीचिंग के टाइम पे, तो हमारी प्रिपेयर्डनेस लो हो जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग लोड बढ़ने से क्या होता है? फटिग बढ़ जाती है। तो आप ट्रेनिंग ज़्यादा कर रहे हो और मैं अचानक से आपको कंपटीशन में उतार सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो बट यू आर नॉट रेडी फॉर परफॉर्मेंस, क्योंकि आपका ट्रेनिंग लोड बढ़ने से आपकी फटिग बढ़ी हुई है। सो बाय टेपरिंग, इसका टेपरिंग का इस्तेमाल करती है, हम फटिग को कम करने की कोशिश करते हैं। समझ पा रहे हो? टेपरिंग इज अ वे थ्रू यू आर जस्ट डिसिपेटिंग द फटिग। लेवल ऑफ फिटनेस स्टेबल, it is slow changing component. Fitness is slow changing component, remember. Fatigue is fast changing component. क्या बोल रहा हूं मैं? Fitness is a slow changing component and fatigue is fast changing component. कहने का मतलब क्या है? फिटनेस में चेंजेस जल्दी नहीं आता। अगर आपने 4 दिन ट्रेनिंग 2 दिन ट्रेनिंग छोड़ दी तो आपको फिटनेस अचानक से कम नहीं हो जाएगी, पर अगर आपने 4 दिन 2 दिन ट्रेनिंग कर ली तो आपकी फटिग जरूर बढ़ जाएगी। तो फटिग अचानक से चेंज हो सकती है ट्रेनिंग करने से या ट्रेनिंग रिकवरी लेने से, पर फिटनेस लेवल में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता। तो डेट्स वाई फिटनेस इज अ स्लो चेंजिंग कंपोनेंट एंड फटिग इज अ फास्ट चेंजिंग कंपोनेंट डेट कैन बी वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली। व्हाट? फटिग। 10, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे, ये दो चीज क्या बोला मैं? फिटनेस इज, तो इसकी वजह से क्या होगा? व्हेन ट्रेनिंग लोड डिक्रीजेस, जब हम ट्रेनिंग लोड कम कर देंगे, बात समझो मेरी, जब हम ट्रेनिंग लोड को कम कर देंगे तो क्या होगा? ड्यूरिंग टेपरिंग द एक्यूमुलेटेड फिटनेस इज डिसिपेट, फटिग फिटनेस कम हो जाएगी।
whereas acquired fitness is maintained for given duration depending on the type of tapering. तो हम क्या कर रहे हैं, देखो नीचे ग्राफ देखो, जब मैंने क्या किया टेपरिंग करी तो यहाँ पे मेरा फटीग अचानक से कम हो गया, पर फिटनेस मेरा मेंटेन है। पर मैं अगर लंबे टाइम तक इसको टेपरिंग करूं तो मेरा फिटनेस भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले फास्ट चेंजिंग कंपोनेंट क्या है, फटीग है, जो अचानक से कम हो गया। फटीग अचानक से कम हो गई, ये ग्राफ में देख सकते हो, फटीग अचानक से कम हो गई, पर फिटनेस ने मेंटेन करके रखा थोड़े टाइम तक। फिर अगर ये लंबे टाइम तक रहा फिटनेस, सॉरी ब्रेक, हमारा अगर हमारा ब्रेक लंबे टाइम तक रहा तो हमारा फिटनेस भी कम हो जाएगा। तो टेपरिंग हमें एक ऑप्टिमम टाइम के लिए लेना चाहिए। अगर ज्यादा लंबे टाइम तक टेपरिंग रही तो फटीग तो आपकी कम होगी होगी, बट फिटनेस लेवल भी तो कम हो जाएगा। और अगर फिटनेस लेवल कम हो गया, अब ज्यादा ही आराम की कंडीशन में चले गए, तो कंपटीशन में परफॉर्म कैसे करोगे। तो टेपरिंग मस्ट बी फॉर ऑप्टिमम लेवल। गॉट इट दिस पॉइंट। तो आपको इफेक्ट पता चल गया ना। अगर मैं टेपरिंग ज्यादा छोटी लेता हूं तो क्या होता है, अगर ज्यादा लंबी टेपरिंग ले लूंगा तो क्या होगा, है ना। ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए टेपरिंग करेंगे तो फिटनेस भी कम हो जाएगी, फटीग तो होगी होगी, पर फिटनेस भी कम हो जाएगी, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेपरिंग, लास्ट 2 पेज। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेपरिंग। अब क्या फैक्टर्स है जो टेपरिंग को अफेक्ट करते हैं। इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन ड्यूरेशन, जैसे आपको मैंने बताया, व्हाट आई टोल्ड यू, ड्यूरेशन not to be short, not to be too much long, it must be optimum depending on the date of competition। और लोड भी डिपेंड करेगा। ये दो चीजें टेपरिंग को इफेक्ट करते हैं, तो लोड और ड्यूरेशन ऑफ टेपरिंग, है ना। अगर हम ज्यादा लोड में चेंजेस नहीं लाएंगे तो टेपरिंग हमारा फटीग डिसिपेट नहीं होगा, हमारे थकान कम नहीं होगी। तो हमें एक ऑप्टिमम लेवल में लोड को कम करना है। अगर हमने ज्यादा ही लोड को कम कर दिया या लोड को अच्छे से कम नहीं किया तो लोडिंग तो हमें अभी मेंटेन रहेगी ना, तो फटीग कैसे कम होगी। आप ट्रेनिंग करते ही जा रहे हो, अब लोड नहीं कम कर रहे हो, तो फटीग को डिसिपेट करने के लिए लोड को कम करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग लोड एंड ड्यूरेशन ऑफ टेपरिंग, दिस आर द 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टेपरिंग। इफ टेपर इज टू लॉन्ग, जैसे आपको मैंने बताया बोथ फटीग एंड फिटनेस विल गो डाउन। फटीग तो बहुत जल्दी डाउन चली जाती है, पर फिटनेस क्या भी आप डाउन चले जाएगा अगर टेपरिंग बहुत ज्यादा लंबा है। विच लीड टू डी ट्रेनिंग हो जाएगा, परफॉर्मेंस डिक्रीजेस, प्रिपरेशन डिक्रीजेस, सिंपल सी बात है, तो परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। आपको एक सिंपल सा ग्राफ बताता हूं मैं, छोटा सा सिंपल सा डायग्राम। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ये चीज समझ में आ जाएगी। जस्ट 1 मिनट। देखो ये क्या है, अभी बना रहा हूं डायग्राम, वेट। अरे ये पेन क्या हो गया, एक मिनट है। जैसे ये ग्राफ है, ये फटीग है, ये डाउन चली गई टाइम के साथ में, मैंने इतने दिन की रिकवरी ली। अब अगर रिकवरी ज़्यादा है तो क्या होगा, ये ब्लू वाला क्या है, अभी आपको दिखेगा है, 1 मिनट। ये ब्लू वाला क्या है, ये अभी मेंटेन है फटीग और फिटनेस भी डाउन चली जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, फटीग है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डेज है, डेज फॉर अनलोडिंग फेज, मतलब रिकवरी। तो
आपको डायग्राम दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा है क्या सबको? यस। तो ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको स्टार्टिंग में फटीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ तक के लिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ ड्यूरेशन लेना है, ठीक है। ये एक फैक्टर हो गया आपका। ये अगर इससे ज़्यादा लंबा गया, इससे ज़्यादा लॉन्गर के लिए टाइम रहा, तो फटीक फिटनेस भी डाउन हो जाएगी। तो डेट्स वाई फटीक इज अ फास्ट कंपोनेंट और स्लो कंपोनेंट। ना टेपरिंग इंटेंसिटी, टेपरिंग इंटेंसिटी, एक मिनट।